नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट के अंदर संस्कृत। रीट के अंदर संस्कृत में क्या क्या आएंगे, इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत की परिभाषा ही शुरुआत करते हैं। उसमें सर्वप्रथम कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। इसे सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संस्कृत भाषा तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। नासा के वैज्ञानिकों ने इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा घोषित किया है। ये सगणक के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। संस्कृत साहित्य विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य है, जिसका प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। वेद संस्कृत साहित्य के प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद कुल कितने हैं? वेद 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद को छोड़कर बाकी 3 वेदों को वेद त्रय कहा जाता है। वेदों के अध्ययन करने के लिए वेदांकों की रचना की गई है। वेदांक कुल कितने होते हैं? वेदांक कुल 6 होते हैं। संस्कृत भाषा में कुल वेदांक 6 होते हैं। नंबर 1 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। शिक्षा कहाँ से होती है? नाक से प्राप्त की जाती है। कल्प हाथ, व्याकरण मुख, ज्योतिष नेत्र और निरुक्त में होते हैं कान, और लास्ट में रहा छंद यानी पाद। व्याकरण के इन वेदांगों में प्रधान वेदांग किसको माना जाता है? व्याकरण को सभी वेदांगों में प्रधान माना जाता है। व्याकरण के त्रिमुखी, व्याकरण के 3 मुखी कौन कौन है? 3 मुनियों में सबसे पहले है पाणिनि ने एक बार शिव जी की आराधना की। उस टाइम एक बार डमरू बजाया तब उस टाइम 14 बार डमरू बजाए, जिसमें से 14 सूत्रों की रचना की, जिसको हम 14 पाणिनि को हम सूत्राकार भी कहा जाते हैं प्रत्येक। और उसके बाद में सेकंड है वर रुचि या कात्यायन, इन्हें कार्तिकेय की रचना की। और तीसरा है पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। अब है जब वो 4 माहेश्वरी सूत्र को कहते हैं प्रत्यार सूत्र कुल होते हैं 14 प्रत्यार सूत्र है, जिनमें सबसे पहला है ए ई उ हण, यानी इसमें सभी ह्रस्व स्वर है, जिसमें ये लास्ट वाला प्रत्यार है हण। और 14 सूत्र इस प्रकार है ए ई उ हण। दूसरा है रील री क, और फिर है ए ओ हड़, ए ओ च, यानी ए से लेकर के च तक, यानी इसको शॉर्ट में कहते हैं अच। ये अच तक के टोटल स्वर है। इसमें कितने स्वर हैं? ये ए से लेकर इसमें अंतिम जो प्रत्यार है इसको नहीं माना जाता है। ए ई उ रील री ए ओ ऐ ओ, ये स्वर होते हैं। इनके क्रमांक है। महेश्वरी सूत्र याद करने के लिए सबसे पहले एक ट्रिक याद रखना। इसमें सबसे पहले आएगा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों के अंदर आएगा ए ई उ ने, रील री के ए ओड़े ए ओ च। फिर आएगा दीर्घ स्वर में ए ओड़े और ए ओ च आ गया। फिर आएगा अंतस्थ। इसके बाद में है य व र ट लण, ये आ गया अंतस्थ। फिर आएगा 5वां अक्षर, यानी जो पाँच का ग्रुप है ना, स्पर्श ही उनके 5 के ग्रुप है, वो आएगा। 5वां अक्षर होता है य म ड ण न म। फिर आएगा चौथा ज ब य ग ड द स। चौथे के बाद में आएगा तीसरा ज ब ग ड द स। फिर आएगा दूसरा ख फ छ ट थ च ट त व। फिर आएगा पहला क प य। और फिर लास्ट में आएगा उसमें वर्ण होते हैं स और र। और फिर लास्ट में आएगा हल, यानी ये ए से लेकर शुरुआत में है से लेकर ये लास्ट ले तक हल है, जो ये सारे व्यंजन है। फिर नेक्स्ट है प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है और इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। इससे संबंधित पूरी PDF चाहिए
तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं और टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, इसको ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसका PDF भी आपको मिल जाएगी। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर करें। इसके बाद में नेक्स्ट है, प्रत्येक सूत्र के अंतिम वर्ण की इत संज्ञा प्रत्यार बनाती है। इसलिए प्रत्यार क्या है? प्रत्यार वर्णों का संक्षिप्त रूप ही प्रत्यार कहलाता है। संस्कृत भाषा में कुल, याद रखना इम्पोर्टेंट, संस्कृत भाषा में कुल 14 प्रत्यार होते हैं, जिसको चतुश्चत्वारिशतम प्रत्यार कहलाता है। लेकिन पाणिनि ने जो सूत्र दिया था उसके अंदर टोटल 42 प्रत्यारों का ही प्रयोग किया था। ये प्रत्यार इस प्रकार है, जैसे अक प्रत्यार में आएगा ए से लेकर क तक, यानी रील री के, ए ई उ रील री के वाला अक में आएगा। फिर इक में ई से लेकर क तक के, ये इस प्रकार जो प्रत्यार आपके बनते जाएंगे। फिर माहेश्वर सूत्र के अनुसार कुल 42 है, उसमें आपको बताया ही है 9। तो माहेश्वर सूत्र में जो बता रखा है उसमें प्रत्यार या अनुस्वार वर्ण है जो 42 है, 42। उसमें से 9 तो अस्वर है और 33 व्यंजन है। उसमें 9 के अंदर 5 हर्ष स्वर और 4 दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट, अब आगे आएंगे स्पर्शा, यानी स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25 होते हैं। पंचविंशति इसका सूत्र है, कादियो मावसाना नाम स्पर्शा, यानी के आदि से लेकर मैं तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। ये के से शुरू है और मैं आदि तक, मैं तक के टोटल 25 को हम स्पर्श कहलाते हैं। और उसके बाद में है अंतस्थ, य व र ल, यानी ये 4 है जो ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। फिर है उष्म्य, उष्म्य यानी इनको बोलने पर ये गर्म हवा बाहर निकलती है, जिसे उसको उष्म्य कहते हैं, जिसका है स और है। इसको अंतस्थ कहने का कारण है कि उष्म्य और इनके बीच में, स्पर्शी के बीच में आने के कारण इसको अंतस्थ कहा जाता है। अब बात करते हैं हम संस्कृत भाषा में वर्ण। तो संस्कृत भाषा के अंदर टोटल 46 वर्ण होते हैं, जबकि पाणिनि ने 42 बताए थे उसमें माहेश्वरी सूत्र में। लेकिन संस्कृत भाषा में टोटल 46 है, इसमें से 13 स्वर है और 33 व्यंजन है। 13 स्वर है, उनमें से 5 हर्ष स्वर है और 8 दीर्घ स्वर है। हर्ष स्वर में ए ई उ री ली और दीर्घ स्वर में ए आई ए ओ आई औ आ ई उ और री। फिर एक इम्पोर्टेंट है कि पाणिनि के अनुसार पाणिनि शिक्षा, एक पुस्तक लिखी थी संस्कृत भाषा में, पाणिनि शिक्षा संस्कृत भाषा में लिखी, उसमें उन्होंने 63 या 64 वर्ण बताए हैं, 63 अथवा 64 वर्ण बताए हैं। ये इम्पोर्टेंट है। पाणिनि शिक्षा वैदिक व्याकरण की पुस्तक है, जिसकी लेखक है पाणिनि खुद है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जीवामूलकीय। जीवामूलक में कौन होते हैं? क और ये ख, जिसके ऊपर ये लगा रखा है, ये जीवामूलकीय है। उपद्यामिनीय, ये उपद्यामिनीय, प और फ के आगे ये वाला चिन्ह लगा रखेगा तो ये उपधमी है। विसर्ग में आपको पता ही है 2 बिंदी हो जाएगी विसर्ग, और अनुस्वार में ये अनुस्वार हो जाएगा। फिर आती है संस्कृत भाषा में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत और त्रय स्वरास्ति, यानी संस्कृत भाषा में 3 स्वर होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। फिर आगे बढ़ते हैं उच्चारण स्थान। तो संस्कृत भाषा में स्वर और व्यंजन के कुल कितने उच्चारण स्थान हैं? तो संस्कृत भाषा में टोटल 8 उच्चारण स्थानांति संति, यानी संस्कृत भाषा में टोटल 8 उच्चारण स्थान है। नंबर 1 कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक, जीवामूलकीय और उर यानी हृदय। वर्तमान में 7 स्थानों का प्रयोग किया जाता है। हृदय से कोई अक्षर
की आवाज़ नहीं निकलती, इसलिए इसका प्रयोग वर्तमान में नहीं करते हैं साधारणतया। फिर है उनके उच्चारण स्थान के अनुसार, सूत्र के अनुसार अ कु ह विसर्जन्यानाम यानी कंठोष्ठ, यानी अ कु ह विसर्जन्यानाम कंठ, यानी अ और के आदि, यानी ए स्वर और के वाला वर्ग और है और विसर्ग, इस इन सभी को कंठस्थीय या कंठीय माना जाता है। फिर होता है ईचू से ईचू ये सानानाम तालु, ई आदि के साथ च वर्ग और ये और शंकर वाला से मिला करके ये तालु इनका उच्चारण स्थान है। फिर है री टू रे शाणानाम मुर्दा, ऋषि वाला री और टे वर्ग और रे और षटकोण वाला से मिलकर के मुर्दा वर्ण कहलाते हैं। फिर होता है लृतु लसानाम दंता, यानी लृ और तय वर्ग के साथ ले और सड़क वाला से मिलकर के ये दंतीय बनते हैं। और फिर ये उपपद्यान्यानाम ओष्ठो, यानी ऊ के साथ पे वर्ग और उपध्यानानाम यानी उपद्य उपनानीय जो है ना, ये पे और फे के नीचे आगे ये लगते हैं ना, ये आदि जो ये उपधान्य कहलाते हैं। ये सभी इनका उच्चारण स्थान ओठ है, यानी ओष्ठो। ए देतो कंठ तालु, ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। और फिर है ओ दोतो कंठोष्ठ है, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। फिर वकारशीय दंतो दंतोष्टम, यानी व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। फिर है यम यम डण नानाम नासिका, यानी ये पंचम अक्षर सारे हैं, यम ड इनका नासिक से उच्चारण स्थान होता है। अनुस्वारसीय नासिका, यानी अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान नासिक होता है। फिर है अनुनासिकीय वर्ण कौन कौन से हैं? टोटल अनुनासिक से 6 वर्ण है जो अनुनासिक नाक से बोले जाते हैं। 5 तो 5 वर्ग के अंतिम अक्षर प्लस 1 अनुस्वार, टोटल 6 है। और अनुनासिक व्यंजन कहा जाए, क्वेश्चन आएगा अनुनासिक व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन है 5 है, यानी 5 वर्गों के अंतिम अक्षर ही 5 है, अनुस्वार को व्यंजन में शामिल नहीं किया गया है। फिर आप देखते हैं एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, मकारस्य उच्चारण स्थानम, यानी मैं आदि मैं का उच्चारण स्थान कहाँ से है? ओष्ठ नासिक, ओष्ठ नासिक सर्वे, इसका उत्तर होगा सर्वे। क्यों? ओ का मैं का उच्चारण स्थान ओठ से भी होता है, नाक से भी होता है। नाक से यूँ होता है क्योंकि ये अंतिम वर्ण है, और ओष्ठ और नाक दोनों से भी होता है, इसलिए ये सभी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण के लिए किए जाने वाला प्रयास प्रयत्न कहलाता है। संस्कृत भाषा में प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आभ्यंतर, दूसरा है बाह्य परिवर्तन। आभ्यंतर परिवर्तन 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य परिवर्तन 11 प्रकार के होते हैं। इनकी परिभाषा देख लीजिए। वर्ण विचार से पूर्व का प्रयास आभ्यंतर प्रयास कहलाता है। प्रत्येक वर्ण का एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है। और बाह्य में वर्ण उच्चारण के समय किया जाने वाला प्रयास बाह्य प्रयत्न कहलाता है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्पष्ट, स्पष्ट में अंदर कौन कौन से आते हैं? क से लेकर मैं तक के टोटल 25 वर्ण है जो स्पर्श में आते हैं। फिर ईसत स्पष्ट, इसमें यण यानी ये अंतस्थ जो भी वर्ण है ना, य र ल व, ये ईसत स्पष्ट में आते हैं। फिर रहता है ईसद विव्रत, इसके अंदर उष्मीय वर्ण आएंगे स और ह। फिर रहता है विव्रत, विव्रत के अंदर सभी प्रकार के स्वर सभी विव्रत होते हैं। फिर ये कहता है सौव्रत, सौव्रत के अंदर होता है हर्ष व ए आएगा। फिर नीचे है हो गए आभ्यंतर परिवर्तन। फिर बाह्य परिवर्तन, प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य परिवर्तन होते हैं तथा प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य परिवर्तन होते हैं। एक व्यंजन के कुल कितने प्रयत्न होते हैं? एक व्यंजन के कुल 5 प्रयत्न होते हैं, कारण 4 तो हो गया बाह्य परिवर्तन और 1 हो गया आभ्यंतर परिवर्तन।
अब देखते हैं ये 11 बाएं परिवर्तन है वो कौन कौन से हैं। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1 पहला है घोष, श्वास और विवार, यानी ये तीनों एक साथ चलने वाले हैं। इसका आप याद रखने के लिए आप इसको कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है अश्व, यानी घोष का अ, श्वास का स और विवार का व, अश्व। इसके अंदर तीनों के अंदर सेम वर्ण आएंगे। जो 5 अपन ग्रुप में पढ़े थे उनका पहला और दूसरा अक्षर क और ख, और फिर आएगा ग, ये च और छ, फिर आएगा ज और झ, त और थ, प और फ, और फिर इसके साथ में आएगा षटकोण वाला यानी उसमें वर्ण स स स। फिर आएगा नेक्स्ट है घोषवार नाद, यानी इसकी शॉर्ट है घोषणा। इसमें आएंगे 3, 4 और 5 वर्ण, और इनके साथ में आएंगे अंतस्थ वाला य र ल व, यानी जब गढ़ दस, जब गढ़ दस, ये वर्ण आएंगे। फिर है अल प्राण और मा प्राण। अल प्राण में जो वर्ग है इनके पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर, जैसे क, ख को छोड़कर ग, ग को छोड़कर हड़, पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर है जो ये अल प्राण में आएंगे। और ये अंतस्थ जो भी है ये र ल व, ये अल प्राण में आएंगे। मा प्राण में दूसरा और पांचवा अक्षर, चौथा अक्षर यानी ख और घ, और सल यानी उसमें वर्ण इसमें आएंगे। 8 हो गए। फिर है आगे उदांत, नमा है उदांत, 10वां अनुदांत और स्वरिति, 11वां स्वरिति, यानी टोटल बाय परिवर्तन 11 है, जिनमें नमा है उदांत, यानी ये उदांत, अनुदांत और स्वरिति के अंदर सभी प्रकार के स्वर आते हैं। रीट 2015 में भी ये पूछा था। इसमें ऊंचे रु अनुदांत, यानी जब ऊंचे लिखा जाएगा तो उसको उदांत है, नीचे रु अनुदांत यानी नीचे लिखोगे तो अनुदांत हो जाएगा, स्वरित यानी उसमें समाहार हो जाएगा। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे संधि। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संधि। संधि को हम बहुत ही अच्छी तरह तैयार करके ला रहे हैं, वो हम पार्ट नंबर 2 वीडियो में लेके आएंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा जो भी अगला वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।